हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम हिंदी में अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं बलकृत अवलंबन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये सेल का न्यूक्लियस होता है या केंद्रक होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो साइटोसोल में ऐसे फैली हुई रहती है और ये साइटोसोल को बहुत सारे चैम्बर में डिवाइड कर देती है यहाँ पर और एक वैक्यूलर सिस्टम बना देती है। तो आप देखिए, तो इस टाइप से ये जो साइटोप्लाज्म की कोलॉइडल संरचना होती है उसको आधार कौन प्रदान करती है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रदान करती है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या कर रही है? साइटोप्लाज्म को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर रही है और न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फैली हुई रहती है। इसका सेकंड फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मतलब पदार्थों का विनिमय। अब यहाँ क्या होता है? ये नलिकाओं का जाल है, तो नलिकाओं के जाल के रूप में व्यवस्थित होने के कारण ये सेल और उसका जो बाहर का मीडियम होता है उसके बीच में पदार्थों के संवहन के कार्य में सहायक होती है। मतलब ये सेल और सेल के बाहर से पदार्थों के जो आने जाने का होता है, मतलब संवहन होता है, उस कार्य में भी ये सहायक होती है। मतलब मटेरियल के एक्सचेंज में ये हेल्प करती है। अब नलिकाओं की झिल्ली के बीच जो ल्यूमन होती है, जैसे यहाँ जो बीच में ल्यूमन होती है, ये जो आपको ल्यूमन दिख रही है, तो नलिकाओं की झिल्ली के बीच में ल्यूमन और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो होता है, मतलब साइटोसोल के बीच में भी पदार्थों का विनिमय होता है। मतलब कि एक तो क्या होता है, कोशिका के बाहर से पदार्थों का विनिमय, अंदर की तरफ अंदर बाहर विनिमय होता है, और दूसरा ये जो ल्यूमन होती है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो एक गुहिका होती है, इसके और साइटोप्लाज्म के बीच में यहाँ पर भी क्या होता है, पदार्थों का जो है वो एक्सचेंज होता रहता है, आवागमन होता है, उस पर ये उसमें ये सहायक होती है। अब ये विनिमय परासरण, विसरण और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर, ये जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसकी मेम्ब्रेन पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में या सक्रिय अभिगमन में सहायक विभिन्न वाहक और परमीयज एंजाइम उपस्थित रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए कैरियर की आवश्यकता होती है, तो वो इसकी झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसका फंक्शन होता है इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, जिसे बोलते हैं आंतर कोशीय अभिगमन। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न पदार्थों के आंतर कोशिकीय अभिगमन में भी सहायक होती है, मतलब इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में सहायक होती है। तो आयंस और अणुओं का अभिगमन जो है वो झिल्ली प्रवाह प्रक्रिया के द्वारा होता है, मतलब मेम्ब्रेन फ्लो के द्वारा आयंस और अणुओं का अभिगमन होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली और केंद्रक कला के बीच कंटिन्यूटी होने के कारण मेम्ब्रेन फ्लो के द्वारा ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक से कोशिका द्रव में, ये क्या है यहाँ पर, कोशिका द्रव, केंद्रक से कोशिका द्रव में आरएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन का अभिगमन हो पाता है। मेम्ब्रेन फ्लो मतलब क्या होता है कि जो अपन देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है, तो आयंस और अणुओं का अभिगमन जो है वो मेम्ब्रेन फ्लो प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसकी मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसकी मेम्ब्रेन, इनके बीच में क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है। देखिए ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई और फिर ईआर आ गई, तो इनके बीच में कंटिन्यूटी होने के कारण ये मेम्ब्रेन फ्लो के द्वारा क्या होता है, इस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आरएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं अंतः कोशिकीय संवहन तंत्र। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उपस्थिति अंतः कोशिकीय, जिसे अपन बोलते हैं अंतः कोशिकीय झिल्ली के अंदर और बाहर एक आयनिक प्रवणता तथा विद्युत विभव को स्थापित करने में सहायक होती है। मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, तो ये क्या करती है, अंतः कोशिकीय जो झिल्ली होती है उसके अंदर और बाहर एक आयनिक प्रवणता उत्पन्न कर देती है या फिर विद्युत विभव को स्थापित कर देती है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं होती है वो पेशी कोशिकाओं में, जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है, जहां आयनिक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है,
और इन कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अंतः कोशिकीय संवहन तंत्र के रूप में काम करती है। ठीक है, तो ये स्पेशली कहाँ देखा जाता है? पेशी कोशिकाओं के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा जाता है, जहां पर क्या होता है, वो आयनिक प्रवणता और विद्युत विभव को स्थापित करने में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, या जिसे बोलते हैं निराविष्करण। अब जो अकणिकीय अंतर्द्रवी जालिका होती है, मतलब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम का सिंथेसिस करती है। अब डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है? जितने भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उनको बाहर की तरफ निकालने की जो प्रक्रिया होती है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं निराविष्करण। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम जो होते हैं, कौन से एंजाइम? निराविष्कारी जो एंजाइम है, उन एंजाइम का संश्लेषण कर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रवी जालिका विभिन्न प्रकार के अंतर्जात व बहिर्जात पदार्थों के निराविष्करण में सहायक होती है। बॉडी के अंदर भी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं और बाहर से भी टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं, तो उनको बाहर निकालने का काम जो है डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम के द्वारा किया जाता है। और इन एंजाइम का संश्लेषण कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अकणीय अंतर्द्रवी जालिका करती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। लीवर सेल में जो SER होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? वो जो है इसका मुख्य फंक्शन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को चेंज करना है। सॉरी, अपन यहाँ पढ़ रहे थे। लीवर सेल में SER का मेन फंक्शन क्या है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करना होता है। लेकिन ये मेन काम होता किसके द्वारा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है SER, उस पर एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है, वो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिपिड सिंथेसिस की, या लिपिड के संश्लेषण की। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ट्राइग्लिसराइड का सिंथेसिस करती है, और जो लाइपोप्रोटीन है उनका सिंथेसिस कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण RER करती है, और लिपिड या ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण SER करती है। नेक्स्ट फंक्शन आता है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन के प्रिकर्सर पदार्थ जो है कौन होते हैं? कोलेस्ट्रॉल होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन का प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसका संश्लेषण मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के दौरान क्या होते हैं कि जो बनने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि स्क्वेलेन और लेनोस्टेरॉल जो होते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड होते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसका सिंथेसिस जो होता है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, या प्रोटीन संश्लेषण की। तो राइबोसोम का मेन कार्य जो है वो प्रोटीन संश्लेषण है, जो कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER करती है। RER हम इसको क्यों बोलते हैं, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इन्हीं राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसकी सतह खुरदरी हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और वही राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, जिन्हें कोशिका स्रावित करती है। ठीक है, तो कोशिका के स्वयं के उपयोग तथा कोशिका में एंटर होने के लिए प्रोटीन सामान्यतः ऐसे राइबोसोम पर संश्लेषित किए जाते हैं जो मेम्ब्रेन की सतह से संबंधित नहीं होते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक कोई कोशिका है, उस कोशिका को अपने उपयोग के लिए कोई प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन कहाँ संश्लेषण होंगे? ऐसे राइबोसोम पर जो मेम्ब्रेन की सतह से संबंधित नहीं होते, मतलब जो फ्री रूप से राइबोसोम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, वो ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो कोशिका के उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से प्रोटीन संश्लेषण का काम RER करती है। अब प्रोटीन संश्लेषण के टाइम पर जो बनने वाली नई पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन 60S राइबोसोम की सब यूनिट, ये 60S राइबोसोम है। ठीक है, तो इस 60S राइबोसोम की सब यूनिट की जो टनल होती है, एक अंदर की तरफ गुहा होती है, उसमें बढ़ती हुई ये कहाँ एंटर करती है? फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर कर जाती है। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गुहा है या ल्यूमन होती है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो स्टार्ट है, वो स्टार्टिंग होती है, वो कहाँ होती है? फ्री राइबोसोम पर होती है। ठीक है,
तो पहले तो फ्री राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने के साथ ही राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है और फिर बाद में ये ईआर से यहाँ पर संबंधित हो जाते हैं। तो पहले तो फ्री राइबोसोम पर सिंथेसिस होने लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये प्रोटीन जो सिंथेसिस है उसका स्टार्टिंग जो है वो तो फ्री राइबोसोम पर होती है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने के साथ ही राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो ग्लोबल और सेबेटिनी नाम के जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिग्नल थ्योरी दी थी 1971 में, और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से 60s सब यूनिट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो झिल्ली है, इस झिल्ली पर अपने लिए स्थान बनाती है। मतलब कैसे ये चूज करती है इसको, कैसे ये चुनती है, और किस प्रकार से जो नई पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की तरफ आती है, ये इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया था। तो नई पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, ये न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन का जो प्रारंभिक खंड होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसका, इस पार्ट पर आपको ये रेड कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो नई पॉलीपेप्टाइड चेन के प्रारंभिक खंड में एमिनो एसिड की एक ऐसी श्रृंखला होती है जो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली के संपर्क के लिए उत्तरदायी होती है। तो देखिए इसी पार्ट से यहाँ पर जुड़ता है, तो ये राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कांटेक्ट जो है वो इसी के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्नल पेप्टाइड। ये क्या कहलाती है, सिग्नल पेप्टाइड। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ईआर सिग्नल सीक्वेंस, इसको सिग्नल पेप्टाइड या सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं, और ये कहाँ है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पर प्रेजेंट होती है। अब ये राइबोसोम आकर के ईआर पर जुड़ गए, तो राइबोसोम जो ईआर के मेम्ब्रेन पर यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ईआर की मेम्ब्रेन, इस पर क्या होता है, राइबोसोम ग्राही एक राइबोफोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इसी के कारण यहाँ पर राइबोसोम आकर के चिपक जाते हैं। तो राइबोसोम की जो 60 सब यूनिट है, ये वाली बड़ी वाली सब यूनिट, इस सब यूनिट में सिग्नल पेप्टाइड जो है ये, इसके निर्गत होते ही साइटोसोल में उपस्थित सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन जो पार्टिकल्स होते हैं वो एसआरपी जो है वो सिग्नल पेप्टाइड से संबंध बना लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये एसआरपी रिसेप्टर उपस्थित है। ठीक है, ये एसआरपी रिसेप्टर उपस्थित है, और ये क्या है, ये सिग्नल सीक्वेंस है जिसे हम सिग्नल पेप्टाइड बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये है सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल। तो ये जो सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल होते हैं, ये जो है ये बाद में क्या होता है, इसको हम एसआरपी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये तो एसआरपी रिसेप्टर हुआ और ये एसआरपी हुआ। तो ये सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये किससे संबंध बना लेते हैं, इस सिग्नल पेप्टाइड से संबंध बना लेते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए ये रोक देते हैं। ठीक है, जब तक कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कांटेक्ट स्थापित नहीं कर लेता, तब तक ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रोक लेते हैं। ठीक है, जब इसका कांटेक्ट इससे हो जाता है, तो संपर्क स्थापित होने पर प्रोटीन संश्लेषण जो है वापस स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए अब पॉलीपेप्टाइड चेन बड़ी हो गई। ठीक है, और एसआरपी के संदनकारी प्रभाव को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली पर उपस्थित विशेष प्रकार के प्रोटीन एसआरपी रिसेप्टर, ये देखिए ये एसआरपी रिसेप्टर, ये क्या हो जाते हैं, डॉकिंग प्रोटीन जो है वो या डॉकिंग प्रोटीन नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये एमआरएनए है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम की 60th सब यूनिट है, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करती है वो इसकी टनल में आकर के ग्रो करती है यहाँ पर, और फिर इस पर क्या होती है, सिग्नल पेप्टाइड या फिर सिग्नल सीक्वेंस होती है। ठीक है, इसको साइटोप्लाज्म में उपस्थित जो एसआरपी होते हैं, सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल होते हैं, वो इसको पहचानते हैं और इसके साथ में संपर्क बना लेते हैं। अब ये जब इसके साथ जुड़ता है तो ये थोड़ी देर के लिए प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, ताकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली के साथ संपर्क बना सके। अब देखिए इसने झिल्ली के साथ संपर्क बना दिया इसका, बाद में ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, और फिर उसके बाद में ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो वापस से ग्रो करने लग जाती है, वापस प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इस टाइप से ये जो बनी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन में चली जाती है। ठीक है, तो नई पॉलीपेप्टाइड का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ल्यूमन होती है उसमें प्रवेश
इसकी झिल्ली पर उपस्थित जो प्रोटीन स्तारित छिद्र होते हैं, ये देखिए ये छेद होते हैं यहाँ पर, इन छेद के द्वारा, सॉरी ये रिसेप्टर है, ये वाले छेद हैं जिसको हम ट्रांसलोकेशन चैनल बोलते हैं, इनके द्वारा ये अंदर की तरफ आती है यहाँ पर ल्यूमेन में। तो नई पॉलीपेप्टाइड के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में प्रवेश के पश्चात सिग्नल पेप्टाइड को पृथक कर दिया जाता है। ये जो सिग्नल पेप्टाइड है जब ये अंदर आ जाएगी तो इसको फिर सेपरेट कर दिया जाता है, और इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए इसको हटाने के लिए, रेड कलर के पार्ट को, उसे बोलते हैं सिग्नल पेप्टाइडेज। ठीक है, तो इस टाइप से ये सिग्नल थ्योरी जो थी वो ग्लोबल और सेबेटिन ने दी थी, और उन्होंने बताया था किस टाइप से राइबोसोम की 60s सब यूनिट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ती है और पॉलीपेप्टाइड चेन अंदर की तरफ ग्रो करके ल्यूमन में जाती है। ओके, थैंक यू।